कल हमने कुछ सैंपलिंग की बात की थी, है ना। तो एक बार उसको फिर से देख लेते हैं कि सैंपलिंग क्या होती है। तो सैंपलिंग पर कल हमने कहा था आपको कि जैसे हम डे टू डे लाइफ में चावल पकाते हैं, तो चावल पक गए हैं नहीं, ये हम कैसे पता लगाते हैं? सारे चावल एक एक करके पता लगाते हैं या कुछ को मान लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही रिसर्च में जब आपका यूनिवर्स बड़ा हो, लार्ज यूनिवर्स हो, तो आप अपने जितने भी रेस्पोंडेंट हैं, आपको रिस्पॉन्स करने वाले लोग हैं, आप सबको तो इलेक्ट नहीं कर सकते। आपको उनमें से कुछ को रिप्रेजेंटेटिव मान के क्या करना होगा, कर लेना होता है ना। ये सैंपलिंग थी। तो कल हमने बात की थी इस बारे में, वीडियो आपने देखा होगा कल का। फिर हमने उसमें से एक रैंडम सैंपलिंग के टाइप देखे थे। तो उस टाइप में हमने देखा था रैंडम सैंपलिंग, है ना। रैंडम सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, सीधी डेफिनेशन लिखाई थी हमने आपको कि जब यूनिवर्स की सभी इकाइयों को इक्वली इलेक्ट होने का मौका मिलता है, ठीक है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल यूनिट ऑफ द यूनिवर्स, तो उसे हम रैंडम सैंपलिंग। और उसके मैंने कुछ आपको टाइप भी लिखाए थे, मेथड लिखाए थे। लॉटरी दिखाया था, टिपेड मेथड दिखाया था, और ग्रिड मेथड लिखाया है ना। ड्रम सिस्टम भी होता है, तो कोई लॉटरी में और ड्रम में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, है ना। तो कल ये चर्चा कल आपकी हमारे साथ हो चुकी थी, है ना। और तो कोई टाइप नहीं किया था इसके अलावा। दूसरे परपोजिव हो गया था, ठीक है। आज उसी पर शुरू करते हैं। इसको उद्देश्य पूर्ण निदर्शन कहते हैं। उद्देश्य पूर्ण निदर्शन, परपोजिव इंग्लिश में क्या कहा जाएगा इसे? परपोजिव कहा जाता है। हाँ, पर्पस से बना परपोजिव। तो उद्देश्य पूर्ण निदर्शन क्या है? तो नाम से लग रहा है कि उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य तो पहले वाले में भी था। इसमें क्या ऐसी चीज है जो उद्देश्य अलग से लिखना पड़ रहा है? इसमें उद्देश्य का मतलब है कि रिसर्चर के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो जानबूझकर किसी को सिलेक्ट कर ले और जानबूझकर किसी को छोड़ दे। रैंडम में क्या हो रहा था कि सबको इसे इक्वली मौका देना पड़ रहा था। बात समझ में आ रही है? आप लॉटरी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? 100 लोगों की पर्ची बनाते हैं, उसको गोल गोल घुमा देते हैं, एक हाथ डाल के निकालते हैं, तो वो आ गया, सबके पास बराबर मौका है। लेकिन उसी सिस्टम में से क्या करे कि रिसर्चर 100 लोगों को ना लेकर, 100 लोगों की पर्ची ना लेकर क्या करे, उसमें से 50 लोगों को ही चुने। ये उस पर डिपेंड करता है कि कैसे चुनता है। तो जाहिर सी बात है, ऐसी रिसर्च किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए होगी। और कल हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, है ना। एक ही एग्जाम्पल को आप दो तरीके से समझेंगे। हमने कहा आप रिसर्चर हैं, आप किसी गांव में गए, वहां 1000 लोगों से आपको सपोज करिए मिलना है, ठीक है। और ये मान के चले कि उनमें आपस में कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो आपने गांव के हेड यानी मुखिया को ही ले लिया, और हर घर के परिवार के एक एक मुखिया को आपने सिलेक्ट करके, और आपको पता लगा कि 1000 गांव के में लगभग 80 परिवार हैं। तो 80 परिवार के हर फैमिली के हेड का आपने नाम लिया, पर्ची बनाई और डाल दी। क्लियर है? और आप उसमें से क्या करें, फिर लॉटरी करके निकालें। आपको सेलेक्ट कितने करने थे? 50, ठीक है। तो एक निकाला, कितने रह गए? 79। जैसे 50 पूरे हो जाएंगे आप छोड़ देंगे, तो सबको बराबर मौका मिल रहा है इलेक्ट होने का। लेकिन अब स्पेसिफिक पर्पस हो तब क्या कहेगा उसमें? उसमें वो कहेगा कि इस 80 में से जो मुझे केवल फीमेल हेड ऑफ द फैमिली चाहिए,
तो उन्होंने हेड ऑफ द फैमिली लिया और उसने कहा कि दो तरह की पर्चियां बनाओ, एक पीली और एक पिंक। पिंक में महिलाओं का नाम रखो और पीली में, येलो में मेल का नाम रख दो। सबको डाला, लेकिन उसे चाहिए कौन सी? फीमेल। तो पिंक वाली उठाता जाएगा जितनी उसको जरूरत होगी। क्लियर है? यानी रिसर्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए थिंकिंग फुल सैंपलिंग भी कह रहे हैं, सुविचार निदर्शन। हाँ, वही यूनिवर्स, यूनिवर्स होता। आ रही बात समझ में? है ना? कल भी मैंने समझाया था, उस जिसको आप रिसर्च एरिया कहते हैं उसी को टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहा जाता है आपका, रिसर्च का यूनिवर्स। और यही आपका क्या है? सैंपल पॉपुलेशन भी होती है। तो जब मैं कह रहा हूं 1000, तो इस सैंपल पॉपुलेशन में से आपको कितने सैंपल चाहिए? 50 सैंपल चाहिए, तो यही सैंपल पॉपुलेशन होगी। जितने लोगों से आपको डेटा चाहिए वो आपका सब सैंपल पॉपुलेशन होता है। अब उसमें से कितने लोग चाहिए होंगे, उसके लिए आप फिर ये मेथड यूज करेंगे। क्लियर है? तो जब स्पेसिफिक गोल है तो फिर स्पेसिफिक बात करनी पड़ेगी। कॉमन बात हो सकती है, सबसे जिससे जानकारी मिलेगी उससे पता कर लेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो इससे क्या होगा? कम सही लेकिन इंटेंसिव नॉलेज मिलेगी आपको। क्योंकि आप पहले 100 में से कितने चुन रहे थे? 80। अब 80 में से भी कितने लिए आपने? पता लगा आपको 30 हेड ऑफ द फीमेल है 30। यानी कंपैरेटिवली आप 80 से बेटर स्टडी कहां कर सकते हो? 30 में कर पाएंगे। तो रैंडम सैंपलिंग में एक्सटेंसिव तो हो सकते हैं, वही आप वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल तो जा सकते हो, वर्टिकल चांसेस कम है। इसमें आप वर्टिकली जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इंटेंस स्टडी कर सकते हो आप इसमें, कंपैरेटिवली इंटेंस, है ना? ठीक। अब बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। अगला टाइप यही था, अगर कल का वीडियो आप लोगों ने नोट किया हो तो। इसको स्तरित निदर्शन कहा जाता है। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफिकेशन से बना स्ट्रेटिफाइड। ठीक है? इसका दूसरा नाम है मिक्स्ड। तो किसका मिक्स होगा? परपोजिव का और रैंडमाइजेशन, रैंडम का। ठीक। तो इसमें क्या करेंगे आप, या कैसे करेंगे? बिल्कुल, पहले तो आपको कई लेयर्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। ठीक है? सपोज करिए, जैसे आगे नीचे एग्जांपल भी आपके सामने है, कि अगर आप पीजेंट प्रॉब्लम जानना चाहते हैं, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, और आपको कुल 1000 किसान हैं, ये शक नहीं है, किसान है। ठीक है? तो आपने गांव चुना जिसमें कितने फार्मर हैं? 1000 फार्मर्स हैं। ठीक। अब आप कितने का लेना चाहते हैं? 100 का लेना चाहते हैं। तो रैंडम सैंपलिंग में क्या करना पड़ेगा? सबके नाम डालो 1000 का, निकालते जाओ, हो गया रैंडम। अगर परपोजिव होता तो क्या करते? उसमें देखते कि हमें किसानों की प्रॉब्लम का मतलब ये है कि किस तरह के किसान। क्या गांव में सारे किसान एक जैसे होंगे? सारे एक जैसे नहीं होंगे। तो पहले हम स्ट्रेटिफाई कर लेंगे उनको। स्ट्रेटिफाई क्या किया? बड़े किसान, जिसको हम मार्जिनल फार्मर कहते हैं, सॉरी छोटा किसान, छोटे, मिडिल और लार्ज, है ना? इकोनॉमी में पढ़ते हैं इस तरह से हम चीजों को, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि किसानों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हो आप, ऐसा नहीं कि किसानों की लो। ठीक है? तो आपने 4 पार्ट किए किसानों के, बिग फार्मर, मिडिल फार्मर, स्मॉल फार्मर एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है? और आपको पता लगा कि संख्या कितनी निकली है सबकी? बड़े किसान ज्यादा हैं, बड़ों से आपस, ये आप डेटा ले सकते हो यहां से, जितना चाहो उतना ले लो, वो आपको तय करना है कितना लेना है। तो 580, 230, 160 और 30।
क्योंकि छोटे किसान सबसे जिनके पास जमीन कम है, ये नाम समझ गए ना, नाम क्यों रखा है? लैंड होल्डिंग के बेसिस पर नाम रखा है। ये जो कैटेगरी बनाई है वो कैसे बनाई है? लैंड होल्डिंग्स की, जमीन कितना कब्जा है, कितने नियंत्रण में है, उस आधार पर हमने इसका निर्माण किया हुआ है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि बड़े फार्मर तो कम ही होंगे, है ना, छोटे फार्मर ज्यादा होंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेटिफाई कर दिया आपने, कर दिया, 4 लेयर बना दी। अब आपको क्या करना है? इसमें रैंडमाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब टोटल कितने हैं? 1000। तो मार्जिनल में से कितना लोगे? मार्जिन में से कितना लोगे? तो आपने नियम बनाया कि मैं हर 10 पर एक को चुनूंगा। ठीक है, तो हर 10 पे एक चुनेंगे, तो यहां से कितने आ गए? 58 आ गए। इसमें ये रेशियो बनाना जरूरी होगा, रेशियो बनाना जरूरी होगा, तभी वो एप्रोप्रिएट साइज निकल कर आएगा। अगर आपने रेशियो तय नहीं किया तो पता लगा कि ज्यादा वाले में से कम निकल आए और कम वाले में से, तो उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, इसका मतलब। इससे रेशियो का फिक्सेशन जरूरी है। जो रेशियो निकल कर आ रहा है तो वो आपको यहां रखना पड़ेगा, तो वो रख के फिर सब पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो 10 में से एक लेंगे तो यहां कितने आ गए? यहां से लिए तो, यहां से लिए तो, ठीक है, आप जोड़ लीजिए कितने हो रहे हैं। कितने लेने थे आपको? तो कितने निकल के आएंगे? 100 ही होंगे। ठीक है, बस डेटा लेते। अब ये 58 कैसे आएंगे? ये आएंगे रेंडमाइजेशन से। भाई 580 है ना, कितने लेने हैं? 58। तो कैसे ला निकालोगे ना? तो 580 जो पर्ची बनाई है छोटे वालों की, मार्जिनल वालों की, उनमें से कब तक निकालते जाएंगे? जब तक आपको नहीं मिल जाएंगे, बात खत्म हो गई। तो चूंकि रेशियो फिक्स रखा है इसलिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन एमंग्स में से सबको बराबर मिल रहा है, क्योंकि रेंडमाइजेशन तभी होता है इसमें जब आप एक कैटेगरी में से सबको इक्वल मौका दे रहे हो। तो पहले कैटेगरी बनाओ, हर कैटेगरी में बनाने से उस कैटेगरी के सारे लोगों को इक्वल मौका मिलना चाहिए, तब होगा रेंडमाइजेशन। तो कंपाउंड है ना, मिक्स्ड है, तो कैसे बनेगा मिक्स्ड? स्ट्रेटिफाई हो गई, अब रैंडम कैसे करोगे? तो आप कह दोगे सर इसमें से इतने इतने इतने, लेकिन वो कैसे तय किया कितने? क्योंकि रैंडम की क्वालिफिकेशन क्या थी, क्राइटेरिया क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल यूनिट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द पॉपुलेशन, सैंपल पॉपुलेशन और यूनिवर्स। ये बस यही चीज है जो आपका आंसर गलत करती है। हमें लगता है कि पहले स्टेट बनाओ और फिर निकाल लो, उसमें से निकालने के समय ही तो बस एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अदरवाइज अगर फॉर्मूला आपने सब में अलग अलग लागू किया तो फिर बात नहीं बनेगी ना, कुछ नहीं देगा वो, आपको कुछ नहीं देगा। ये तो आप जोड़ रहे हो ना कि आपका मैथ का क्वेश्चन आता है रीजनिंग का तो आप जोड़ ले रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होगा। वहां तो केवल ये पूछेगा कि किस सैंपलिंग को मिक्स सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप जवाब देंगे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को मिक्स कहते हैं, है ना। और अंदर जाके पूछ सकता है, तो पूछेगा कि पहले कौन सी लगाओगे, पहले रेंडमाइज करोगे या स्ट्रेटिफाई करोगे? पहले आपको स्ट्रेटिफाई करना पड़ेगा, देन डिसाइड रेशियो, अनुपात, एंड यू कैन चूज, यू कैन सेलेक्ट। लिख पा रहे हो ना सबको? एग्जाम्पल भी लिख लिया है ना? क्यों घर जाते जाते कंफ्यूजन में सारा ये खिचड़ी बन जाएगी घर जाते जाते, गारंटी इस बात। तो अच्छा कोशिश ये रहेगी आप घर में एक एग्जाम्पल सेट करो, अपने लिए अपने हिसाब से एक एग्जाम्पल सोचो, उसको इम्प्लाई करना, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल तो कंफ्यूजन में गलत करेंगे आप।
अपनी कॉलोनी, अपनी मोहल्ले, अपने स्कूल का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। फिर जितने स्ट्रेटिफिकेशन में स्टेटा बनाए हैं आपने, कैटेगरी बनाई है, हर कैटेगरी में से एक सर्टेन रेशियो डिसाइड करेंगे। सर्टेन रेशियो डिसाइड करने के बाद फिर आप उस रेशियो के अकॉर्डिंग रैंडमाइजेशन लगाएंगे। ठीक है, चलिए बेटर। अब आता है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। तो ये भी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की तरह ही है, लेकिन फर्क एक है कि ये और बड़े एरिया पर, यानी और आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया आपका, यूनिवर्स आपका पॉपुलेशन जैसी है और बड़ी हो रही है, इसलिए आप में लेयर के अंदर लेयर बना दोगे तो क्या हो गई वो मल्टी से। रेंडमाइजेशन तो करना ही करना है, कोई भी मेथड पढ़ लो, सब में क्या होगा, रेंडमाइजेशन तो करना ही पड़ेगा आपको। उससे पहले आपको क्या करना है ये देख लीजिए, उससे नाम तय हो रहा है उसका। क्लियर है? तो सपोज करो इसी एग्जाम्पल को, वैसे मैंने अलग से बनाया है, आप किसान वाले एग्जाम्पल को ही ले लो। आपने 4 कैटेगरी बना दी, ठीक है। अब बताया, अब आपने क्या किया, इन 4 कैटेगरी से पहले आपके पास टोटल डेटा है नॉर्थ इंडिया के किसानों का, ठीक है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, इनके ऊपर डेटा आप है आपका इंडिया का, ठीक है। और स्टडीफाई करना है तो नॉर्थ इंडिया में इतने स्टेट्स हैं सबका बना दो, साउथ इंडिया में से सबका बना दो। हर लेवल पे आप रैंडमाइजेशन करते जाना, ये नहीं कि लास्ट में आके करो रैंडमाइजेशन, आपको हर लेवल पर रैंडमाइजेशन करना पड़ेगा। सपोज करो आपको 1000 ही चुनने, अभी भी आपके पास कितने हैं 1000 है, और सब में आपको रेशियो वही रखना है, आपने पहले से तय कर लिया। क्लियर है? अब आपने कहा कि इंडिया के किसान कितने हैं, आपको पास 10,000 का डेटा है, कितने लेने हैं आपको, सॉरी आपको 100 लेने थे, है ना, 100 लेने हैं और रेशियो 1/10 का रखना है। तो आपने देखा कि नॉर्थ इंडिया में किसान ज्यादा हैं तो 6,000, और साउथ इंडिया में कितने हैं 4,000, ठीक है। अब देखिए रैंडमाइजेशन कैसे होगा। अब नॉर्थ इंडिया में तो पता लगा आपको कितने स्टेट हैं, 15 स्टेट हैं, 14 यहाँ हैं। अब क्या करोगे, 15 और 14 कैसे निकालोगे, अब आपको रैंडमाइजेशन करना ही पड़ेगा इसमें, कि हर स्टेट से इतने निकाल के लाओ 1/10, जितनी पॉपुलेशन का रेशियो निकलेगा, बस सिंपल है। इसमें भी स्ट्रेटिफिकेशन होगा, लेकिन एक स्ट्रेटिफिकेशन रैंडमाइजेशन, उससे जो निकला फिर उसमें स्ट्रेटिफिकेशन देन रैंडमाइजेशन, और जब तक आपको फाइनल डेटा नहीं मिल जाएगा तब तक आप स्ट्रेटिफाई करते रहिए, रैंडमाइजेशन करते रहिए, निकल आएगा आपका डेटा। तो सर क्योंकि वही यूनिवर्स बड़ा है ना, सैंपलिंग कब करते हैं आप, सैंपलिंग आप तभी करोगे जब आपका यूनिवर्स बड़ा होगा, जब आपकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी तभी आपको करना पड़ेगा। अब आपको 10 लोगों से मिलना, तो आपसे क्या सैंपल है, क्या सैंपल करोगे आप, सबसे जाके मिल लेना चाहिए आप। आपको करना ही पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नई शिक्षा नीति का अगर इम्पैक्ट देखना चाहते हैं या लोगों की राय क्या है, तो एकेडमिशियंस के पास जाना होगा। तो क्या करेंगे, ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटीज लेंगे, 2 कैटेगरी बनाएंगे, एक स्टेट यूनिवर्सिटी और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी में फिर नॉर्थ और साउथ की कर लीजिए, ईस्ट और वेस्ट की कर लीजिए, फिर उसमें से हर स्टेट वाइज कितनी लेनी है आपको, ये रैंडमाइजेशन आपको रेशियो बनाकर फिर रैंडमाइजेशन करना पड़ेगा। नहीं, कल भी मैंने आपको वीडियो देखा, आपने कल मैंने बोला था उसमें सैंपलिंग मस्ट बी अप्रोप्रिएट, बट हाउ इट इज वी कांट से, व्हाट इट इज वी कांट से। फॉर एग्जाम्पल में कल इसलिए दिया, अब आपको जैसे लगे कि 10 लोग हैं जिनको आपको रिसर्च करनी है, जिन पर 10 लोग इन पर आपको रिसर्च करनी है, अब आपको मैं सर इसमें भी सैंपलिंग करूंगा, मजा नहीं आएगा, है ना।
सैंपलिंग में ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन अगर आपका तरीका मेथड अगर ये है तो आप सवाल ही उठता है कि आप बायस हो जाओ। भाई आपके पास 10,000 का यूनिवर्स है और आपको 1000 चुनने हैं, तो 10,000 को क्या करोगे, पर्ची बना के डालोगे ना। आप कैसे तय करोगे किसको निकालना है किसको नहीं निकालना है? हाँ नहीं नहीं, एक्चुअली वो मैंने उन लोगों के लिए बोला ना जो रिसर्च का मतलब केवल पढ़ाने, मतलब डॉक्टर बनना चाहते हैं, रिसर्च नहीं करना चाहते, तो फॉर्मेलिटी के लिए रिसर्च कर रहे हैं ना, उनके लिए था। अच्छी रिसर्च के लिए तो मतलब ही नहीं था। मैं उस बात को जनरलाइज नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था कि जिन लोगों को टीचर बनने की रिसर्च करनी है उनका टेंडेंसी होता है कि एनी हाउ क्या करो, निपटाओ से। लेकिन अब वही है कि अच्छे अगर गाइड होगा तो आपको अप्रूव भी नहीं करेगा। भाई जेएनयू डीयू में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आज पढ़ने जाएंगे तो आपका गाइड ही अप्रूव नहीं करेगा, आरडीसी वाले तो बाद में अप्रूव करेंगे आपको। मैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन देखने को आप भी जानते हो यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं, प्राइवेट हैं या सरकारी हैं, जहाँ पर रिसर्च का मतलब कॉपी पेस्ट होता था। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी आई है तो थोड़ा बहुत इससे चीज़ों को बैलेंस होने का मौका मिला है। जैसे नए सॉफ्टवेयर आ गए तो कैच कर लेते हैं। पहले आपको कभी भी सॉफ्ट कॉपी नहीं देनी पड़ती थी, अब आपको क्या देनी पड़ेगी? क्या होगा उससे, एसपीएसएस लगा के क्या कर लेंगे, कितना आपने कॉपी पेस्ट मारा है पता लग जाएगा आपका। तो क्वालिटी वर्क तो होना चाहिए, मेरा मतलब होता है रिसर्च का मतलब क्वालिटी वर्क। क्लियर है? ये आपकी क्या हो गई, मल्टी स्टेजेस सैंपलिंग, है ना। अब और आगे चलेंगे तो एक और है कोटा सैंपलिंग। क्या है? कोटा सैंपलिंग। इसमें भी सबसे पहले आपको स्टेटा बनाने हैं, जितने चाहे उतने बना लीजिए, और हर स्टेटा से डेटा निकालना है तो उस कोटा तय करना पड़ेगा आपको। पहले वाले में रेशियो तय था, बस यही है जो चीज आपको वहां मिसिंग रहेगी कि आप कंफ्यूज कर सकते हैं। अभी तक जितनी भी पढ़ी सब में आपने क्या किया है, लेयर्स बनाई, स्टेट बनाए और रेशियो तय कर दिया, 1/10 तय कर दिया। इसमें फिक्स रेशियो नहीं होगा। आपको लगता है कि जो रिसर्च है उसमें से, जैसे आपको वही था कि मार्जिनल फार्मर, बिग स्मॉल फार्मर, मीडियम फार्मर और बिग फार्मर, यही है ना, ये आपको कैटेगरी मिल गई। लेकिन आपको विषय पता लगाना था, एक तो था किसानों की समस्याएं, तो सबकी समस्याएं ले लिया आपने, लेकिन आपको पता लगाना है किसानों में क्रेडिट की समस्या पता लगाई। भाई किसानों को भी तो क्रेडिट चाहिए होता है ना, ट्रैक्टर पर लाना है, पानी देना है, बीज लाना है, यूरिया देना है, नहीं, लेबर लानी है, क्रेडिट चाहिए होगा उनको। अब आप क्रेडिट की प्रॉब्लम जानना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर आप बड़े फार्मर में से दो भी ले लेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट किस पे नहीं है, नहीं है ना। लेकिन आपको जो मार्जिनल फार्मर है उससे ज्यादा डेटा लेना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्रेडिट का शिकार होता है या उसको क्रेडिट नहीं मिलता है। तो आपने फिर 1/10 का रेशियो हटाना पड़ेगा। आप कहोगे ठीक है, इसमें से मैं दो को ले लेता हूं और मेरी टॉपिक ऐसा है कि यहां से मुझे ज्यादा डेटा मिल सकता है, ये ज्यादा क्राइसिस में रहते हैं, तो मैं 580 वैसे भी नंबर था तो उस हिसाब से यहाँ थोड़े से नंबर्स मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ फॉर्मूला ना लगकर कोटा लगता है, और कोटा हमेशा इक्वल किसी को नहीं मिलता। मिलता है क्या? नहीं मिलता। रिजर्वेशन तो जरूरत के हिसाब से दिया जाता है ना, भाई एससी को मिला, एसटी को मिला, महिलाओं को मिला, ओबीसी को मिला, विकलांगों को मिला, क्या सबको बराबर मिल रहा है? जरूरत के हिसाब से मिलता है। ठीक है, तो तरीका वही है, जो नंबर ऑफ यूनिट चुन रहेंगे बस वो मेथड आपने यहाँ चेंज किया, कोटा लगा दिया, बाकी सब वही। नहीं रख सकते। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्स आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली दे सकती है, अप्रोप्रिएटली दे सकती है। एग्जाम्पल मैंने आपको उसके साथ साथ लिखा दिया। एक एग्जाम्पल को तीन तरीके से लिखाने का पर्पज यही था कि तीनों में आप डिफरेंस कर सकते हो अब आराम से। ठीक है, नहीं ये लिख लो, घर जाते थे सब साफ हो जाएगा, ये घर जाके पक्का भूल जाओगे।
क्रम से लिखो, फिर गड़बड़ कर रहे हो। सबसे पहले बिग, ठीक, फिर स्मॉल, फिर मीडियम, फिर स्मॉल, अब मार्जिनल, और टोटल थे 1000। तो मार्जिनल फार्मर ज्यादा होता है, 580 है, ठीक है। जो भी मानना चाहो, 600 मान लो, 500, क्या जैसा मानना हो, उसी हिसाब से रेशियो कम करते जाओ, ठीक है। अब हर में से 10 लेना है, एक में से 10 निकालने हैं, तो हुआ ये स्ट्रेटिफाइड और मल्टी स्टेजेस, ठीक है। और जब कोटा देंगे, आरक्षण देंगे, तब कोटा सैंपल। है बहुत माइन्यूट सा फर्क। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। और अब लास्ट सैंपलिंग है सेल्फ सिलेक्टेड सैंपलिंग। सेल्फ सिलेक्टेड सैंपलिंग, इसमें रिसर्चर आपको चूज नहीं करेगा, आपको खुद जाके बताना होगा कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर सर्वे, इन योर रिसर्च, सो प्लीज सबमिट माई ओपिनियन। ठीक है। तो जैसे आपने कोई जादूगर का खेल देखा हो, एग्जाम्पल तो ठीक नहीं, लेकिन आपको बात समझ में आ जाएगी। तो कहता है कि हु विल बी माई वॉलंटियर, ऑप्शन दे रहा है, तो कोई भी आकर क्या कर सकता है उसमें, ये किसने चूज किया, जो ऑडियंस है ना, जो रेस्पोंडेंट है, वो चूज कर रहा है कि यस आई कैन बी अ रेस्पोंडेंट, आई कैन बी अ वॉलंटियर, आई कैन वॉलंटियर। क्लियर है। तो ऐसे कई सर्वे होते हैं, आजकल इनफैक्ट ज्यादा सर्वे यही हो रहे हैं। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज आप यूज करते हैं, ठीक है, सबके पास मैसेज आ जाता है कि क्या आप अपने 5 मिनट कीमती देना पसंद करेंगे। आपने नो कर दिया, पूछेगा नहीं आगे कुछ, आपने कहा यस, इसका मतलब यू कैन पार्टिसिपेट, और अपनी राय दे दीजिए आप। ठीक है। पेपर में आता ना, हर दिन आता है, जागरण में, अमर उजाला में, या दैनिक जो भी पेपर आप देखते हैं, एक सर्वे डेली आता है, कितने लोग सहमत हैं कि ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। अब वो ये तो नहीं करेगा आप भी दो और आप भी दो, जितने लोगों को लग रहा है। तो कई बार आप देखते होंगे ना कि उसमें 80 और 20 का जवाब आता है, आपको लगता है 80 लोग समर्थन कर रहे होंगे इसका। जब आप अगर उनका यूनिवर्सल पॉपुलेशन देखोगे या सैंपल पॉपुलेशन देखोगे, तो पता लगेगा 20 ही लोग थे टोटल। इतने बड़े विषय पर कितने लोगों ने राय दी। अब आप कह रहे हैं कि कैसे अप्रोप्रिएट हो सकता है, इसका मतलब ये सर्वे अच्छा नहीं है। इतने गंभीर विषय पर, इतने मतलब बड़े विषय पर 20 लोगों की राय 80-20 में आ गई, वो तो ठीक है, 20 में आ गई, लेकिन ये अप्रोप्रिएट सैंपल नहीं है, ये सैंपलिंग अच्छी नहीं मानी जाएगी। लेकिन तभी हो सकता है जब सेल्फ सिलेक्टेड सैंपलिंग में आप जाते हैं। क्लियर है। तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो फीडबैक लिया जा रहा है आज की डेट में, वो मैक्सिमम इसी प्रकार के सैंपल से लिए जाते हैं। आप लोग यूज टू हैं इस सब के। चलिए, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन। उसका एक सब टाइप आता है कोरिलेशन स्टडी। बहुत पूछे जाते हैं कोरिलेशन स्टडीज, और आप में से कई लोगों जिन्होंने रिसर्च पढ़ी, उन्होंने भी ये नहीं पढ़ा होगा। लेकिन आज की डेट में बहुत जरूरी टूल है रिसर्च करते समय, सहसंबंध का, कोरिलेशन का। ठीक है। तो कोई चीज अगर कोरिलेशन में है, ऐसे सोचें कुछ देर के लिए, रिसर्च भूल जाते हैं कि हम रिसर्च की बात ही नहीं कर रहे हैं। सहसंबंध, अगर ये शब्द का प्रयोग आप कर रहे हो, तो कम से कम कितनी यूनिट होनी चाहिए आपके पास, एटलीस्ट 2 तो होनी ही चाहिए, ए और बी, तभी तो बता पाएंगे। और कोरिलेशन है, इसका मतलब एक कुछ कह रहा है, एक जवाब दे रहा होगा, ये तो हो रहा होगा, तभी तो कोरिलेशन बनता है। मैं आपको पढ़ाता हूं, आप रिस्पॉन्स ना करें तो क्या होगा, बात नहीं बनेगी ना। तो यानी एक एक्टर होगा और दूसरा रेस्पॉन्ड करने वाला होगा।
होगा। अब प्रश्न ये है कि कौन किसे कितना प्रभावित कर सकता है, या दोनों ही मिलकर किसी तीसरे रिजल्ट को तो नहीं प्रभावित कर रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। बहुत छोटा एग्जांपल, बच्चे का रिजल्ट वेरिएबल कौन कौन है? टीचर, स्टूडेंट हो सकता है, आइदर स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स भी हो, स्टूडेंट के पेरेंट्स भी हो सकते हैं। पर ये तो यहां रहेगा, इस पर तो आप हटा नहीं सकते यहां से, ये तो रहेगा ही रहेगा। ऊपर पेरेंट्स को डाल दो, कोलिग्स को डाल दो, एनवायरनमेंट को डाल दो, टीचर को डाल दो, बच्चे का आईक्यू को डाल दो, डाल सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों कैसे आपस में रिलेट करते हैं, इसका फर्क किस पे पड़ेगा, जानना जरूरी है ना, जानना भी चाहिए। अगर आप एक्यूरेट डेटा जानना चाहते हैं तो आपको ये काम करना चाहिए कि किस फैक्टर का इंपैक्ट ज्यादा है। आ रही बात समझ में? आपके लिए भी है, आपके पेपर में अगर 10 यूनिट हैं और आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है, तो क्या आपको नहीं पता लगाना चाहिए कि कौन सी यूनिट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था या ज्यादा होना चाहिए? पता लगाना चाहिए। तो फर्क यहां है कि कंपैरेटिव करते, एक्सपेरिमेंट करते, तब तो डेटा दो ही रहते हैं यहां पर। लेकिन जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो देखते हैं कि एक की तुलना में दूसरे का रिस्पॉन्स कैसा है, तब कोरिलेशन आता है। यानी दो लोग अलग अलग होते हैं यहां पर, ठीक है, और वो एक कॉमन रिजल्ट में पार्टिसिपेंट होते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है ना। क्या हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते, इस बात को लेने के लिए आपको इसके टाइप देखने चाहिए। समझ में आएगा कोरिलेशन? तो कोरिलेशन का प्रयोग आप कहां करेंगे ज्यादातर? कंपैरेटिव में। विच वन इज बेटर, विच वन इज मोर रेलेवेंट, विच वन इज मोर पावरफुल, वही तो करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी में तो करेंगे। तो रिसर्च की आपने एक मेथड पढ़ी थी, कौन सी? कंपैरेटिव मेथड। तो वहां आप इसका यूज जरूर करें। क्लियर है? इसको एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहते हैं, सहसंबंध वाली को। हाँ, एक्स पोस्ट फैक्टो या कैजुअल कॉम्परेटिव स्टडी कहते हैं, कारणात्मक तुलनात्मक अध्ययन, कि कौन कारण है, कौन परिणाम, और किसने ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया हुआ है। कॉजेज कंपैरेटिव स्टडी। आ रही बात समझ में? ये शब्द समझ में आ गए तो ये आपको ये तीन चीज समझ में आएंगी, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी वहां तक रटना। ये तीन तरह के रिलेशंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो पहला है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या होता है पॉजिटिव कोरिलेशन में? दोनों ही वेरिएबल्स जो भी होंगे, ए और बी, या तो साथ साथ ऊपर जा रहे होंगे या साथ साथ नीचे जा रहे होंगे। एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, कहने का आशय ये है। अब चाहे निगेटिवली बढ़ रहा हो चाहे वो पॉजिटिवली बढ़ रहा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों को एक ही दिशा में जाना होगा। क्योंकि अगर कोई नीचे भी जा रहा है तो भी तो वो ग्रोथ ही है ना, स्पीड तो मेंटेन कर ही रहा है ना वो। भाई कोई पीछे जा रहा है तो भी स्पीड मेंटेन करेगा, आगे जा रहा है तो भी भाई स्पीड तो लगानी पड़ेगी, कि बिना चले चला जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ स्पीड है और दोनों दिशाओं में है, लेकिन दोनों साथ साथ दिखने चाहिए बस।
तो कई लोगों को लगता है कि ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होता है, और यही चीजें गलत करने का सबसे बड़ा कारण मैक्सिमम लोग गलत करते हैं कि पॉजिटिव शब्द सुना तो लगा कि एक पॉजिटिव करे दूसरा पॉजिटिव करे, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। ना ना, जब भी ऐसी नौबत आए मेरा एग्जाम्पल ध्यान रखना, आगे चलोगे तो स्पीड मेंटेन करनी है और पीछे चलोगे तो स्पीड मेंटेन करनी है। इसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहा जा सकता, इसको तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड कहा जा सकता है। नहीं तो फॉरवर्ड चले तो दोनों साथ हैं और बैकवर्ड चले तो दोनों साथ हैं। क्लियर है? ये बस यहाँ अगर यहाँ से निकल गए तो सारी चीजें अब आसान है। मैक्सिमम लोग यहीं पकड़े जाते हैं, गलती कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आप बात, अभी नहीं होगा, वो नेगेटिव में आ जाएगा, वो नेगेटिव में आएगा। ऑब्वियसली कोरिलेशन। पॉजिटिव का दो और हिंट करके लिख दो वो स्पीड वाला एग्जाम्पल। रादर देन इससे हम पॉजिटिव नेगेटिव बोले, उससे अच्छा बोले कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिलेशंस दिखाई देंगे। बैकवर्ड जाएंगे तो टुगेदर और बैकवर्ड फॉरवर्ड जाएंगे तो टुगेदर। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे जैसे गरीबी बढ़ती है वैसे वैसे बेरोजगारी भी बढ़ती है। तो उल्टा बोल सकते हैं, जैसे जैसे गरीबी घटती है बेरोजगारी भी घटती है। दोनों में बहुत क्लोज रिलेशन है, दोनों में बहुत क्लोज रिलेशन है या नहीं है? चलिए दूसरा लिखेंगे, नेगेटिव के रिलेशन। जब एक ऊपर की तरफ जाता है तो दूसरा नीचे की तरफ आता है। ठीक है, पहले वाले में क्या कहा, गरीबी बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब गरीबी अपने आप में नेगेटिव लग रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी कैसा लग रहा है, नेगेटिव। तो फीलिंग क्या है, ये क्या जाना चाहिए इसे, टर्म वाइज देखा तो नेगेटिव में जाना चाहिए, लेकिन ना, ग्रोथ दिखनी चाहिए, चाहे नेगेटिव दिखे चाहे पॉजिटिव दिखे, बस ग्रोथ है, स्पीड होनी चाहिए उसमें। इसमें क्या है, एक ऊपर जाएगा तो ठीक उसी रेशियो में दूसरा नीचे जाएगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे जैसे तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशंस नैरो मीनिंग या नैरोनेस दिखाने लगे हैं, या सामाजिक संबंधों का महत्व या प्राइमरी सोशल रिलेशंस का महत्व कम हो गया है, या सोशल रिलेशंस का महत्व कम हो गया, जो भी ठीक समझे। क्लियर है? देखिए एग्जाम्पल, तकनीकी विकास का एग्जाम्पल यहां गूगल है। ठीक है, और सोशल रिलेशन का मतलब देखिए क्या है, गूगल एक टेक्नोलॉजी है, तो हमें कुछ भी नहीं आता तो किस में डाल के पूछ लेते हैं, हमें दूसरे की जरूरत ही नहीं रही। तो जब जरूरत नहीं रहेगी तो सामाजिक जो ताना बाना है रिलेशंस का, वो क्या डिक्लाइन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना मेरी आपको? ये बहुत जरूरी चीज समझनी है। तो कहीं ना कहीं जैसे देखने को मिलता है कि जो सास और बहू के रिलेशन खराब हो रहे हैं, उसमें बड़ी भूमिका किसकी है?
मोबाइल की, एज एक्सपेक्टेड। चिंता मत करिए, आप भी सास बनेंगी, तब पूछूंगा मैं आपसे। आप बताओ किसकी गलती है ना? अब बहू की गलती हो जाएगी। व्हेन यू बिकम अ सास, देन गलती ट्रांसफर टू द बहू है। ठीक है। मोबाइल वाकई गड़बड़ कर रहा है, इस सेंस में मैं यही कह रहा हूं, मोबाइल गड़बड़, मोबाइल गड़बड़ कर रहा है, मोबाइल गड़बड़ नहीं है। वो तो एक मशीन है, हम पर डिपेंड करता है कि मुझे कैसे यूज करें। ठीक है, कि पास में सास बैठी हुई है और बहू को खाना बनाना है, तो सास से ना पूछ कर गूगल पर रेसिपी खोजेगी वो। इग्नोर आपको भी लगेगा ना, आप घर के क्लोज मेंबर हैं, एक प्राइमरी मेंबर हैं, और आप उनसे नहीं पूछ रहे हैं बल्कि गूगल से पूछ रहे हैं। और फिर आप दिखाएं, मम्मी जी देखिए गूगल पे क्या है, रेसिपी मिल रही है, तो वो पूछे भैया मुझसे ही बोल देती, मैं ही बता देती तुझे, इससे बेहतर तो। बात रेसिपी की नहीं है, बात है कि आप सामने वाले को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब। भले ही देना चाहते हैं, लेकिन उसे तो ये लगेगा कि नहीं यार, मुझसे तो पूछा ही नहीं जा रहा है। जिस घर को मैंने पिछले 40-50 साल संभाला, अचानक से एक मेंबर नया आया और उसने पूरे घर को कैप्चर कर लिया, मेरी तो रोल ही खत्म कर दी उसने। चाहे आप भले ही सोच रहे हो कि मम्मी आराम करें, उनको डिस्टर्ब ना करें, मे बी, लेकिन उन्हें ही समझ में नहीं आएगा। तो बात गूगल गड़बड़ नहीं है, गूगल का प्रयोग जिस सेंस में हो रहा है वो गड़बड़ कर रहा है। ऐसे ही पहले हम जब किसी से जाते तो रास्ता पूछते थे, तो हालचाल भी पता लग जाता था। अब मतलब ही नहीं, गूगल डालो, सीधा गाड़ी पे जीपीएस देखते जाओ, चलते चले जाओ, बात ही करने की जरूरत नहीं किसी से आपको। प्लस पॉइंट भी है, ऐसा नहीं कि प्लस पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ हमारा कंसर्न केवल क्या है, सोशल रिलेशंस के साथ में। इवन बॉन्डिंग मजबूत भी हुई है, बॉन्डिंग मजबूत भी हुई है, ऐसा नहीं कि टेक्निक गूगल आया या वीडियो कॉल ऐप आ गए तो उनसे अब आप और क्लोज क्लोज महसूस कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन यूज कर रहा है और कैसे यूज कर रहा है। खैर, आगे बात समझ में। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जो एक पॉजिटिव जाता है तो दूसरा नेगेटिव जाने लगता है, एंड वाइस वर्सा। आगे बात समझ में? ठीक है। तीसरा है जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन, ये क्या चीज है? कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, कोरिलेशन का मतलब क्या है? सास बहू में झगड़ा हुआ, एक पॉइंट, और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव हार गया। अब बताओ कोई रिलेशन है दोनों में? बड़ा मुश्किल है प्रूव कर पाना, है ना? क्योंकि एक सास बहू के झगड़े से ट्रंप नहीं हार सकता, और ट्रंप के एक हारने से सास बहू का झगड़ा शायद प्रभावित हो जाए, कि दोनों एक किसी एक का पक्ष ले रहा हो, कोई दूसरा पक्ष ले रहा हो, तो मुश्किल हो सकती है ना? लेकिन कोई रिलेशन है नहीं इसमें जनरली। तो ये जीरो रिलेशंस होते हैं। खैर, अब रिलेशंस काउंट कैसे किए जाएंगे? कैसे काउंट करें कि कितना रिलेशन है? क्या बिल्कुल नहीं है ऐसा मान लिया जाए, माना जा सकता है? बड़ी मुश्किल से तो आया था, फिर चला गया। बच गए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी दिमाग खराब करने वाला काम। क्या दिमाग खराब करेंगे इसमें आप? कि रिलेशन, क्या आप कह सकते हो कि जीरो होता है कि बिल्कुल नहीं है, और कह सकते हो कि 100% यही जिम्मेदार है? इस एग्जाम्पल को जो लास्ट वाला दिया मैंने आपको, क्या आप आंख मुझे कह सकते हैं कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के हारने में और सास बहू के संबंध में? आप जीरो नहीं कह सकते हो। और पहले वाले मैंने कहा कि गूगल की वजह से संबंध बिगड़े हैं, क्या जरूरी है? ऐसा भी नहीं कह सकते। केवल गरीबी हो तो बेरोजगारी बढ़ ही जाएगी, कोई जरूरी नहीं, और भी फैक्टर्स काम करते हैं। क्लियर है? अब ये देखना पड़ेगा कि काउंटिंग कितने से कितने तक होती है। 0 से 1 के बीच में होती है।
क्लियर है? कुल मिलाकर अब देखते हैं कि ये कंडीशन नेचुरल साइंस में कितनी है और सोशल साइंस में कितनी है। नेचुरल साइंस में तो आप कह सकते हो कि हाँ 100% कोई रिलेशन नहीं है और 100% रिलेशन है, ये कह सकते हो। लेकिन सोशल साइंसेज में कभी भी आप ना तो जीरो कह सकते हो और ना ही एक के बारे में बात कर सकते हो। कर सकते हैं क्या? असंभव। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से कि कोरिलेशन आदर्श स्थिति में कहां मिलेंगे, या 100% सत्य कहां होंगे, या 100% जीरो और एक कहां हो सकते हैं। तो केवल प्राकृतिक विज्ञानों में, जहां प्रकृति के नियम है वहां कोई डाउट नहीं होता। क्या H2O, ठीक, H2O प्लस O को मिलाओगे तो क्या बनेगा? हमेशा पानी ही बनेगा। ये आप 100% कह सकते हो नेचुरल साइंस। हाँ, ये कह सकते हो कि टेम्परेचर भी जरूरी है। नीचे क्या लगाते हैं? टेम्परेचर लगा देते हैं। अगर ये कंडीशन 3 बन गई तो पानी ही बनेगा, कुछ और बनेगा? ठीक है, H2 और O2 कर दीजिए, पक्का है कि पानी तो नहीं बनेगा, कुछ और भले ही बन जाए। ठीक है, तो प्राकृतिक विज्ञानों में कोरिलेशंस 100%, जीरो और दोनों हो सकते हैं। लेकिन सामाजिक विज्ञानों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब कई जगह +1 और -1 तक के जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये +1 -1 क्यों करना पड़ता है? कि कितना रिलेशन है ये प्रेजेंट करना है आपको। अगर +1 है तो इसका -1 है तो इसका मतलब जीरो हो गया? बिल्कुल नहीं है। और +1 का मतलब हुआ तो रिलेशन है 100% है। +1 का तो 100% ऐसा ही होगा, या कह रहे हो 100% ऐसा नहीं होगा? ठीक है, यानी एक कार्य है और दूसरा कारण है, कोई और कारण हो ही नहीं सकता, तब तो +1 में जाएगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, ये कारण तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कह देंगे तो वो -1 में चला जाएगा। तो इसलिए दोनों को मिला दें तो कह सकते हैं कि सोशल साइंसेज में, एजुकेशन में, साइकोलॉजी में कोरिलेशन +-1 में रहता है। ठीक है, जीरो नहीं होता। वो आपको समझाने के लिए जीरो बार बार बोलना पड़ रहा था, क्योंकि आप समझ जाए बात को। काउंटिंग आइडियली ये होती है, इसके बीच में रहते हैं, कभी +1 और कभी -1 नहीं होगा। जीरो और सॉरी +1 और -1 के बीच में कुछ ना कुछ होता रहता है। जब कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो ये सामाजिक संबंधों पर लागू होता है। सॉरी, ये कहाँ लागू होगा? प्राकृतिक विज्ञानों में। सामाजिक विज्ञानों में ताली एक हाथ से नहीं बजती, बात बिल्कुल ठीक है। दूसरे की गलती कुछ ना कुछ तो होगी ही होगी। दूसरे की इन्वॉल्वमेंट 0.001% ही हो, लेकिन होगी जरूर। ठीक है, ये है कोरिलेशन। तो पहले वाला आसान था, कंपैरेटिवली इसको समझना मुश्किल है कि कहां लागू होगा, कहां नहीं होगा, और जहां लागू होगा वहां इंटेंसिटी क्या है। क्लियर है? तो शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग पढ़ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में रहें तो आप कह सकते हैं कि अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा टीचर दोनों मिल जाएं और बच्चे का IQ अच्छा हो तो रिजल्ट अच्छा आएगा। 100% कह सकते हो? नहीं कह सकते। बच्चा बिना गुरु के नहीं पढ़ सकता, 100% कह सकते हो आप? नहीं कह सकते। बात समझ में आ रही है ना? तो सामाजिक संबंधों में कुछ भी निष्कर्ष अंतिम रूप से 100% नहीं होते। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि सोशल साइंसेज में हमेशा भी चलता है, ही नहीं चलता।
डिटर्मिनिज्म नहीं चलता यहाँ, और +1 - 1 डिटर्मिनिज्म है, निर्धारणवाद नहीं चलता है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरी बात भी समझ में आ गई होगी, कोरिलेशन कैसे निकाले, पता लगाए जा सकते हैं। इसके कई मेथड भी होते हैं, तो जो लोग नेट में बैठ रहे हैं लोग, वो लोग थोड़ा सा इसके टाइप और देखें, जरूरी है। क्या और भी टाइप मेथड्स हैं इसकी, जरूर पढ़ें आप, अगर पढ़, ये बहुत जरूरी है, क्वेश्चन एक दो बार बने हैं इस तरह के। एनीवे, थर्ड फटाफट आइए। अगला टॉपिक आज का है रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं। आज के डेट में बहुत करंट अफेयर टॉपिक है, आपके एग्जाम में कई बार ये रिपीट हो चुका है। तो बात तो आप समझ ही गए होंगे कुल मिलाकर, कि अनुसंधान करते समय जो भी लीगल है उसे करिए, इलीगल को बिल्कुल मत करिए। जो भी ह्यूमन मानव मूल्य हैं उनको लगाए रखिए, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज को फॉलो करिए, है ना, और कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। अब कैसे पता लगाते हैं कि रिसर्च में एथिक्स आई है कि नहीं आई है? तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। जैसे प्रिजुडिस नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप प्रिजुडिस हैं, चाहे सब्जेक्ट लेते समय हो, है ना, चाहे सैंपल लेते समय हो, चाहे डेटा कलेक्शन में हो, अगर आप कहीं प्रिजुडिस है तो क्या होगा? रिसर्च पूरी बायस्ड हो जाएगी। बायसनेस नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। पेटेंट कॉपीराइट का सम्मान होना चाहिए, कॉपी पेस्ट मत मारिए भाई किसी का। और अगर आपको लगता है कि रेफरेंस देना जरूरी है तो उसकी परमिशन ले लीजिए, क्योंकि जिसने कमाया है उसने बहुत मेहनत की होगी, तो एक बार तो उसकी परमिशन जरूरी है, चाहे पेड हो चाहे अनपेड हो, ठीक है, लेकिन परमिशन होना चाहिए उसका। और अगर किसी व्यक्ति की आपके रिसर्च में इन्वॉल्व है, खासकर रेस्पोंडेंट उत्तरदाता, तो फिर उसकी सीक्रेसी का ध्यान रखिए, प्राइवेसी का ध्यान रखिए। ऐसे कोई चीज रिवील मत कर दीजिए जिससे कि उसकी इमेज खराब हो, उसने आपको डेटा भी दिया और वो बदले में बदनाम भी हो गया, नहीं होना चाहिए। मतलब किसी की डिग्निटी पर हार्म नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई सीक्रेसी लीज ना हो, चाहे कोई भी हो। इवन आप किसी की रिसर्च भी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि क्रिमिनल है और इसकी भी जानकारी बाहर आनी चाहिए, तो ये आपका काम नहीं है। आप रिसर्च करने गए हैं, इसलिए आप कई बार देखते हैं कि पत्रकार भी वीरप्पन का इंटरव्यू लेने जाता है नहीं जाता, ये सोच के नहीं जाता कि अपराधी है, वो जानता है कि एक ऐसा आदमी है जिसका ये डायमेंशन है, वो स्टडी करके लौट आता है। और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती गिरफ्तार को कि पत्रकार को कि तू क्यों गया उससे इंटरव्यू लेने, ठीक है। तो उससे वीरप्पन को गिरफ्तार कराना पर्पज नहीं है, या किसी ऐसे बुरे आदमी को गिरफ्तार कराना पर्पज नहीं होता उसका कभी भी। ऑटोनॉमी बिल्कुल ध्यान रखिए, है ना, जिसकी भी आप बात कर रहे हैं उसकी ऑटोनॉमी, ऐसा ना हो कि आप उसे डोमिनेट करें, ऐसी कुछ बात पूछ लें कि वो आप पर डिपेंडेंट हो जाए कल के लिए। ह्यूमन प्रेस्टीज का सम्मान होना चाहिए, ये अंडरस्टूड बात है। फुल ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू, मानवतापूर्ण गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। मानवतापूर्ण का मतलब है कि अननेसेसरी टाइम पे मत जाइए, कन्वीनियंट टाइम पर डेटा लीजिए उससे, है ना, धमकाइए मत, नहीं तो ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपकी रिसर्च का पर्पस पर्सनल यूज नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूज टू ऑल, सर्वजन हिताय कहते हैं हिंदी में इसको, यूजफुल टू ऑल या यूनिवर्सलाइज्ड यूज होने चाहिए, इसलिए आप रिसर्च करिए। मैलिशियस नहीं होना चाहिए। कोई डेटा मिला आपको, लेकिन आपने अपने रिसर्च के अच्छे बनाने के चक्कर में रिसर्च को
क्रिटिसिज्म से बचाने के चक्कर में आपने क्या किया, डेटा को मैनिपुलेट कर दिया। तो इसे फैलेसियस डेटा कहते हैं, मैलिशियस डेटा कहते हैं, कंटामिनेशन कहते हैं। तो अवॉइड ऑफ कंटामिनेशन का मतलब समझ आ गया ना, जो डेटा मिला है उसको आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी आप रिव्यू अपनी रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो, रिपोर्ट राइटिंग करते हैं ना रिसर्च के बाद, तो जहां से भी हेल्प मिली है, अगर वो परमिशन देता है तो उसका थैंक यू या उसका नाम जरूर होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि सब कुछ मैंने अकेले ने कर दिया, है ना। एक्नॉलेजमेंट किसी के साथ किसी के लिए होना चाहिए, अगर वो है इन्वॉल्व तो किसी भी फॉर्म में। पुअरेस्ट या पुअर रैशनलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अवॉइड फ्रॉम पुअर रैशनलाइजेशन। ये क्या होता है, एग्जाम्पल से समझिए इस एग्जैक्ट चीज को। आपका फॉर्मूला नहीं है मैथ का ठीक, लेकिन आंसर ठीक आया है। क्वेश्चन आपने जो किया अटेम्प्ट, आंसर ठीक आया लेकिन फॉर्मूला ठीक नहीं है, तो क्या माना जाए कि आपको नॉलेज है? फिर भी आप क्या दावा कर रहे हैं, भाई आंसर तो ठीक है ना, बस इससे मतलब रखो। तो लोग कहते हैं ना कि आम खाओ वो गुठली से इंटरेस्ट मत रखो। तो रिसर्च में ऐसा नहीं होता। जो आप कह रहे हैं वो बाई हुक एंड क्रुक नहीं आना चाहिए। ऐसे इस तरीके से कहिए कि कोई वेरीफाई करना चाहे तो उसे आसानी से वेरीफाई कर, दूसरा भी वेरीफाई कर सके उसे। ठीक है, तो इसी कहते हैं कि पुअर रैशनलाइजेशन नहीं होना चाहिए। कि लोग कहते हैं ना कि मैंने तो कर दिया बस हो गया, मुझे बताओ, नहीं वो तुम्हें बता, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तुम्हारे लायक नहीं है, ये नहीं चलना चाहिए। इमेजिनरी अजम्पशन से बचना चाहिए। इमेजिनरी अजम्पशन से बचना चाहिए। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको और बात खत्म करूंगा इससे ही आज की क्लास की। आप भी शायद ऐसा करते हो या आपने ऐसा होते हुए देखा हो, जब भी कोई एग्जाम खत्म दे के निकलते हैं, खासकर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम आप जब दे के बाहर आते हैं, तो कई ऐसे चौधरी मिल जाएंगे आपको वहां, उससे पूछो भैया कितना, कम से कम 98 तो होगा, कितने में से 100 में से? आपको लगता है अरे भाई दंडवत हो जाए ऐसे आदमी सामने, तो लगता है नहीं, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, आपको भी लग रहा होगा यार ये तो ठीक ही होगा, मतलब मेरे 98 मेरे 70 तो होंगे ही होंगे। जब बाहर निकलते हैं, घर पहुंचते पहुंचते वो फिर 65 रह जाते हैं, रात को जब चेक करते हैं तो वो 60 पर आ जाते हैं, और जब आंसर की आती है तो 50 रह जाते हैं आउट ऑफ 100। होता है। तो हम मान लेते हैं ऐसा ही होगा, ये है गड़बड़, ये है इमेजिनरी एजम्पशंस। एजम्पशंस करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इमेजिनरी एजम्पशंस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम डेली उस काम को कर रहे हैं तो हमें लगता है मैं ठीक ही कर रहा हूँगा, नहीं, ये जरूरी नहीं। किसी के अच्छा होने से आप खराब नहीं हो सकते, या आपके बहुत अच्छा होने से कोई खराब नहीं हो जाता। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि आप अच्छे हैं तो आप ही अच्छे हैं, बाकी सब आपसे लोअर है, नीचे खराब है, तो फिर आप ये एजम्पशंस का शिकार हैं, गलत एजम्पशन पाल रखी है आपने। क्लियर है? तो ये सब ना करें। तो ये रिसर्च क्या है आपकी, एथिकल रिसर्च मानी जाती है। रिसर्च में एथिक्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इति सिद्धम, आज की क्लास समाप्त है इसके साथ ही। अधिकांश चर्चाएं हो चुकी हैं, तो कल बात रिसर्च टूल्स की, ऑब्जर्वेशन, शेड्यूल, क्वेश्चनायर क्या है, तो 10-10 मिनट हमें चाहिए होगा सब पर बात करने के लिए, बात हो जाएगी कल फिर, है ना। चलिए कल मिलते हैं।